जान लिया और सबसे पहले रुख करेंगे बिग वन का। और बिग वन में हम बात करेंगे कोयटा में होने वाले अफसोसनाक वाक़े की, दहशतगर्दी के वाक़े की। कोयटा एक मर्तबा फिर से दहशतगर्दी के निशाने पर, कोयटा एक मर्तबा फिर से लहू लहू। और हमने देखा कि जब दहशतगर्दी अंदर की जाती है तो दहशतगर्दी के नतीजे में 61 जानें शहीद हो जाती हैं। 61 हमारे जेरे तरबियत अहलकार शहीद कर दिए जाते हैं और 152 बड़ी तादाद में जख्मियों की तादाद भी मौजूद है अस्पतालों में। और उसके बाद सिर्फ मजम्मती बयानात ही सामने आते हैं। क्या यही फर्ज है हमारे सियासतदानों का? जी हाँ, और अगर फिजा सबसे पहले बात तो यह अगर मौजूदा जो अटैक हुआ है बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत, सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा में, अगर उसे समझना है तो याद रखिए ये बलूचिस्तान के सूबाई दारुल हुकूमत नहीं, इक्तसादी राहदारी के हब में अटैक हुआ है। और अगर इस तनाजुर में इस अटैक को देखा जाए तो खासा समझ आ जाएगा कि दुश्मन खेल आखिर क्या खेलना चाह रहे हैं। इक्तसादी राहदारी ये वही राहदारी है कि जब जिसका ऐलान किया गया था तो फौरन उसके बाद भारत की जानिब से एक डेस्क तरतीब और तश्कील दिया गया था $50 लाख की इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ। और इसी दौरान कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी भी अमल में आई थी। और उसके बाद आपको ये मजे की बात बताएं कि ये वही इक्तसादी राहदारी है जो कि इस खित्ते के लिए गेम चेंजर है और बलूचिस्तान इसका हब है। इसको मुतासिर करने के लिए अजीत डोभाल का वो बयान सामने रखना होगा जिसमें उनका यह कहना था कि अगर इक्तसादी राहदारी को तबाह करने के लिए उन्हें दाइश की मदद की जरूरत भी पड़ी तो वो दाइश की मदद लेंगे। और अगर हम इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स की जानिब जाएं तो रशियन और खुद भारतीय मीडिया ने इस बात का दावा किया है कि दाइश ने ये हमला किया है। और अब इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान को इस बैरूनी खेल को समझने के लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि दाइश को इस खित्ते में लाने वाला कौन है अब ये राज नहीं रहा बल्कि तश्त अज़बाम हो चुका है कि अजीत डोभाल जो कि दहशतगर्द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भारत का है वही दाइश को पाकिस्तान में लाने वाला है। आज जो कुछ कोयटा के अंदर हमने मनाजिर देखे, दिल खून के आंसू रोता है। अब ऐसी सूरत हाल में जब हम अपने मामलात को समझते भी हैं, जानते भी हैं, दुश्मन का हमें पता भी है, किस मुकाम पर हम खड़े हैं उस चीज का भी अंदाजा है। और आज कड़ी से कड़ी हम मिलाएंगे, कड़ी से कड़ी तो हम मिलाएंगे। लेकिन आसान इक्तसादी राहदारी मंसूबे की आप बात कर रहे थे तो यकीनन बलूचिस्तान का वो हब है जहां पर इक्तसादी राहदारी मंसूबा जो है वहां से शुरू किया जाएगा। और हम अपनी आवाम को बता दें जिनको इक्तसादी राहदारी मंसूबे का पता नहीं तो सी पैक तो किसी ने भी सुना होगा, हर किसी ने सुना होगा पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान की गेम चेंजर है। तो हसन उसी सी पैक मंसूबे की बात कर रहे थे कि जिसको डिस्टर्ब करने के लिए ये सारा करतूतनामा घोला गया और कोयटा को एक मर्तबा फिर से दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। 61 जाने जो है, 61 हमारे अहलकार, 61 हमारे पुलिस अहलकार जो ट्रेनिंग सेंटर में मौजूद थे वो शहीद हो गए। जी हाँ, इस वक्त देखिए रिपोर्ट। दहशतगर्दों ने रात 11 बजे के करीब पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर हमला किया। पहला खुदकुश धमाका हॉस्टल के दाखिली गेट पे किया गया। दहशतगर्दों के हमले की इत्तला मिलते ही पुलिस और एफसी की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई और सेंटर में दाखिल होकर हॉस्टल और हमलावरों को घेरे में ले लिया। 3 से 4 घंटों में ऑपरेशन मुकम्मल किया गया। इस दौरान एक और खुदकुश बमबार ने खुद को उड़ा लिया। तीसरा हमलावर फोर्सेस की गोली का निशाना बन गया। ऑपरेशन के दौरान हॉस्टल में 3 दस्ती बम धमाकों समेत 5 धमाके सुने गए। जख्मियों में एफसी और पाक फौज के एहलकार भी शामिल हैं, जिनमें से 8 की हालत तशवीशनाक है। बोलान मेडिकल अस्पताल में 100 से ज्यादा जख्मी लाए गए जबकि 16 जख्मियों को सिविल अस्पताल कोयटा लाया गया। पुलिस, एफसी और पाक आर्मी के एहलकारों ने 4 घंटे के ऑपरेशन के बाद 250 से ज्यादा एहलकारों को बाजियाब करा लिया। हमले के बाद कोयटा के तमाम सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी लगा दी गई थी। सेक्रेटरी सेहत बलूचिस्तान ने इमदादी कार्रवाइयों की खुद निगरानी की। जी हाँ, रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की और यह वो दहशतगर्दी है जो कि भारत की जानिब से करवाई गई है। दाइश का नाम अभी आ रहा है। दूसरी जानिब पर कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान का रास्ता इस्तेमाल किया गया है। अफगानिस्तान से दहशतगर्द आए थे, उन्होंने ये किया है। और अगर अफगानिस्तान से भी आए थे तब भी भारत का अफगानिस्तान के अंदर एनडीएस के साथ
जो मामला है पाकिस्तान को तबाह करने के लिए वो सबके सामने है। लेकिन और बिग फाइव का रुख करते हैं। बिग फाइव में मोदी सरकार क्या कहती है? मोदी सरकार की बेजा धमकियां, बेजा गालिम As गलौज usual. एज यूजुअल, और भारतीय मीडिया भी, ना सिर्फ जो मोदी सरकार है वो भी, अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग छिड़ती है तो यकीनन उसका जो हम कहेंगे क्रेडिट गोज टू द भारतीय मीडिया, जो कि जहर फिशानी करता जा रहा है, जहर उगलता जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल। और पाकिस्तान के जाने से देख लो तो मजम्मती बयानात भी नहीं दिए जाते, कलभूषण यादव का नाम नहीं लिया जाता वजीर आजम की जानिब से। जी हाँ, वजीर आजम पाकिस्तान तो खैर जो करते हैं, लेकिन मोदी सरकार जो पाकिस्तान के हवाले से करती है, हम बड़े जबरदस्त अंदाज में उन्हें सैल्यूट करते हैं। एक दुश्मन यही कर सकता है एक दुश्मन के साथ, और हमें मोदी से जो बार बार हम गिला करते हैं, फिजा अब हमें गिला करना बंद कर देना चाहिए। मोदी एक दुश्मन है, वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलेगा। मोदी एक दुश्मन है, वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाएगा। मोदी एक दुश्मन है, वो पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा करने की कोशिश करेगा। तो क्वेश्चन इज कि हम क्या कर रहे हैं? एक दुश्मन को इसी अंदाज में बात करनी चाहिए जिस तरह एक दुश्मन से की जाती है। कि भारत हमारा दुश्मन है, मोदी हमारा भी दुश्मन है, तो हमें भी मोदी की जबान में अगर मोदी की बात करें, मोदी सरकार की बात करें, तो हमारे यहाँ पर फौज को सलाम पेश किया जाता है। हमारी फौज की जितनी भी रैंकिंग है वो सबसे हाई होती है। लेकिन दूसरी जानिब अगर भारत की बात की जाए तो मोदी सरकार ने क्या किया है, जो भारतीय फौज की रैंकिंग है, रैंकिंग को कम कर दिया है, मतलब डिमोरलाइज हो गए। जी बिल्कुल, जो फौज है उसकी रैंकिंग को कम कर दिया गया है। कि हमारे पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में फौज को किस तरह से सराहा जाता है, मोदी सरकार को यकीनन सीखना चाहिए। तो अब अगर फौज की रैंकिंग को कम किया गया है तो यकीनन लाजमी बात है कि मोदी सरकार और फौज के अब हालात अच्छे नहीं रहेंगे। जी हाँ, और दूसरी तरफ अगर हम भारतीय फौजियों की बात करें तो इस वक्त कई हजार भारतीय फौजी छुट्टियों की दरखास्तें दे रहे हैं, जहनी तौर पर तनाव का शिकार हैं। कुछ चंद दिन पहले एक फिजा सिख फौजी ने खुदकुशी की थी, और उसका कहना यह था कि वो एक ऐसे मुल्क में नहीं फाइट कर सकता जहां उनके गुरु नानक सिंह रहते हैं। उन्होंने बुल्ले शाह का भी हवाला दिया। हम एक ऐसे फौजी को सलाम पेश करते हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने ये भी कहा, जिसने खुदकुशी की है सिख फौजी ने, कि हम पाकिस्तान में फायरिंग क्यों करें जबकि पाकिस्तान की तरफ से शोर नहीं की जा रही, ये गम्माजी करता है। जबकि आज से सिर्फ 2 दिन पहले एक भारतीय फौजी ने खुदकुशी कर ली है। ये वो पॉलिसीज हैं। अगर आप बॉर्डर में चले जाएं तो फौजियों के बारे में ये तासुरात लेते हैं तो फौजी कहते हैं, हम लोग यहाँ बॉर्डर पे खड़े हैं, हमारा यहाँ कोई बंदा शहीद हो जाए या मारा जाए तो 3-3, 4-4 माह ये इंक्वायरी होती रहती है कि आया ये सच्ची मुच्ची शहीद हुआ है या मारा गया है, या फिर जानबूझकर किसी झगड़े के नतीजे में उसकी जान गई है। तो इस हद तक भारतीय फौजी इनसिक्योर हैं, और इस इकदाम के बाद तो मेरे ख्याल से भारतीय फौज का जो मोराल है वो मजीद डाउन हो जाएगा। ये तो हमारी स्टोरी का एक फेस हो गया। अगर दूसरे फेस की बात करें बिग 5 में, तो मुसलमानों में जब तलाक होती है तो जो है 3 तलाकों का इख्तियार दिया गया है, और मोदी सरकार ने उस पर अब जो है अपनी शोला बयानी शुरू की है, और उसको जो है एक सियासी मसला बना दिया है। और आपको बताएं कि जो मोदी सरकार है, यकीनन उसके इल्जाम तो सभी जानते हैं, लेकिन अब मुसलमानों के लिए जो है उसने 3 तलाकों को अब एक सियासी फायदा उठाने के लिए अपना हथियार समझ लिया है मोदी